हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश पवार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लोकेश एसएससी एंड यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एक स्पेशल कोर्स एसएससी सीजीएल ई डबल ओ पेपर थर्ड के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में एक पोस्ट होती है डबल एओ, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ऑब्लिक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। उसमें सबसे पहले पेपर वन जो टीयर वन होता है हमारा, टीयर वन में जो कि अब सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उसके मार्क्स जो है टोटल जब मेरिट बनती है, मेरिट में ऐड अप नहीं होते हैं। तो उसमें हमारे 4 सेक्शंस रहते हैं: रीजनिंग, जीएस, क्वांट एंड इंग्लिश। तो उसके मेरिट के बेस पे हमें जो है अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना होता है। उसमें जेएसओ एक पोस्ट है और डब्ल्यूओ पोस्ट है। इनके लिए अलग से कट ऑफ जारी की जाती है एसएससी द्वारा। अभी 2022 से ही ये टीयर वन क्वालिफाई करने के लिए बोला है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। उससे पहले ये जो है इसमें टोटल मेरिट जो मार्क्स होते हैं उसमें ऐड होता था। अभी फिर जो है टीयर टू की बात करें तो टीयर टू में हमारे 3 पेपर रहते हैं जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए। पेपर वन जो होता है वो सभी पोस्ट के लिए जो है क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, वो देना ज़रूरी होता है। बाकी एक जेएसओ पोस्ट होती है, जेएसओ के लिए पेपर टू होता है। पेपर टू में आपका स्टैटिक्स रहता है। और पेपर थ्री की बात करें हम, जो कि डब्ल्यूओ के लिए होता है खाली, उसमें हमारे पास जो है 2 सेक्शंस होते हैं पेपर थ्री में। आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे। पहला सेक्शन जो है फाइनेंस एंड अकाउंट्स का रहता है 80 मार्क्स का, और दूसरा सेक्शन जो रहता है वो रहता है इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का 120 मार्क्स का। तो हम इस जो पेपर थ्री के लिए, जो कि स्पेशल है डब्ल्यू पोस्ट के लिए, डब्ल्यू पोस्ट जो है 4800 ग्रेड पे की एक गजेटेड ग्रुप बी पोस्ट है, जिसके लिए ये स्पेशल अलग से एग्ज़ाम होता है पेपर थ्री। जो लोग इसके लिए डब्ल्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं उनको पेपर थ्री देना अनिवार्य है। तो हम इस पेपर थ्री के लिए एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि लगभग 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा आपका। और डेली आपका शाम को 8 बजे आपको क्लास मिलेगी अपने ही यूट्यूब चैनल पे, जो मैंने बताया, स्टडी विद लोकेश एसएससी एंड यूपीएससी पे। डेली शाम को 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। और ये 2 महीने में, लगभग 2 महीने में अगर हम ढंग से कवर करेंगे, 2 महीने में इसको कवर कर लेंगे। इसमें टॉपिक्स की बात करते हैं तो पार्ट ए जो है फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो है, जो 80 मार्क्स का आता है, उसमें कुछ टॉपिक्स, जैसे मैं अगर मेजर टॉपिक्स की बात करूँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, ये 2 मेजर टॉपिक्स हैं। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखेंगे तो आपको यहाँ से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो उसका नेचर एंड स्कोप, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, एंड GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये हमारे टॉपिक रहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर में। और अगर हम बात करें बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में, तो हमें देखने को मिलेगा सिंगल एंड डबल एंट्री सिस्टम जो रहता है। हम आजकल अकाउंट, पहले सिंगल एंट्री सिस्टम चलता था, बट डबल एंट्री सिस्टम जो है वो अभी हर जगह डबल एंट्री सिस्टम होता है अकाउंटिंग में। ठीक है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बैंक रिकन्सिलिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आजकल सबसे ज़्यादा जो, अगर अकाउंट फील्ड्स की बात करें तो एक अच्छा टॉपिक बैंक रिकन्सिलिएशन है। जर्नल एंड लेजर्स, ट्रायल बैलेंस भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है।
एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ये भी अच्छा टॉपिक है। और अभी हम बात करें बैलेंस शीट जो बनती ही है हर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग वाली कोई भी यूनिट है आपकी, उसमें बैलेंस शीट तो बनती ही बनती है, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम। और फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आप सब लोग जानते भी होंगे। अगर डे बाय डे के कोई खर्चे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जो हमारे पास जो एक मंथ से सॉरी 1 ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा के लिए हम कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं किसी अपनी यूनिट में, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाता है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री बहुत ज़रूरी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको चलाने के लिए, कोई कंपनी जब हम चलाते हैं उसको उसमें इन्वेंट्री की ज़रूरत होती ही है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा पार्ट ए, अगर मैं इसके लिए बुक की बात करता हूँ कि कौन सी बुक हम रेफ़र करने वाले हैं, मैं तो सभी कुछ पढ़ाऊँगा, हर जगह से कहीं से भी आपको पढ़ाऊँगा। बट अगर आपको इसके लिए बुक की बात करें तो आपको 11th क्लास की जो NCERT की जो आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, तो इसके लिए इस पार्ट के लिए, पार्ट ए के लिए वो बुक जो है काफ़ी रहती है। और जो कुछ टॉपिक जैसे बाहर जाते हैं उसको आप गूगल कर सकते हैं, या फिर मैं तो पढ़ाऊँगा ही हर एक टॉपिक को, तो उसमें देख लेंगे, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है इसमें। जो हम दूसरी बात करते हैं पार्ट बी की, जो कि 120 मार्क्स का, इसका वेटेज ज़्यादा है। पेपर 3 में जो पार्ट 1 है वो 80 मार्क्स का वेटेज ले जा रहा है, और जो पार्ट बी है वो 120 मार्क्स का वेटेज लेके आया है। तो ये इसमें बात करें तो इसमें जो है, अगर मेजर टॉपिक्स की बात करते हैं हम, तो ये है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके 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 CAG के रोल क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन होगा। आपको पता ही है कि ये एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एक हमारे पास जो है पोस्ट है CAG, आप जानते भी होंगे। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, साथ में उसके रोल भी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत आपने सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है ना। तो उसमें भी अच्छे से CAG के जो कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लाई करता है CAG, और उसके रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, वो सब अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, जो कि पॉलिटिकल साइंस की बुक आती है हमारी लक्ष्मीकांत की। और अगर हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं पार्ट बी में, तो वो है फाइनेंस कमीशन। उसके भी सेम चीज़ें हैं, रोल एंड फंक्शंस क्या क्या हैं फाइनेंस कमीशन के, क्या रोल निभाता है इंडियन इकोनॉमी में, उसके क्या रोल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फेडरल स्ट्रक्चर में क्या रोल प्ले करता है फाइनेंस कमीशन। हमारी जो आपको पता ही है पॉलिटी जो है वो फेडरल है, तो उसमें इसका जो रोल है, फाइनेंस कमीशन का जो रोल है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हम उसके बाद हम बात करते हैं तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये टॉपिक जो है ये कुछ नहीं है, 11th क्लास की आप NCERT की बुक लेंगे इकोनॉमिक्स की, तो उससे ये सब कवर हो जाएगा, 90% कवर हो जाएगा। बाकी जो कवर नहीं होगा तो मैं हूँ ही हर एक टॉपिक को कवर कराने के लिए। बाकी अगर देखें आगे, फिर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो ये भी इंडियन इकोनॉमी में देखें तो आप नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स एंड रोल ऑफ एग्रीकल्चर, डिफरेंट सेक्टर्स के रोल क्या क्या हैं इंडियन इकोनॉमी में, उसकी बात करेंगे। नेचर क्या है इंडियन इकोनॉमी का, मतलब वो नेचर जो है आप बात करें तो ये
जैसे आप जानते हैं कि ये मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडिया की चलती है, उसमें हर एक सेक्टर का रोल है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है, एंड सर्विस सेक्टर भी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि और उनकी प्रॉब्लम्स एंड ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम रही है। आपको पता ही है कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पे। 1947 की अगर हम बात करें, उसके बाद धीरे धीरे ग्राफ बढ़ा, ग्राफ आके चला। तो हमारे यहाँ भी सर्विस सेक्टर एक मेजर रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर की बात कर रहे थे हम। तो ये एग्जांपल जो है, प्राइमरी सेक्टर का जो एग्जांपल है वो एग्रीकल्चर है, और इंडस्ट्री अगर देखें तो वो सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल है, और सर्विसेज जो रहती है वो कहीं ना कहीं जो है वो टर्सरी सेक्टर का एग्जांपल है। ठीक है ना। तो हम इनमें क्या प्रॉब्लम रही, इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से 1947 से किस तरह से आगे बढ़ी, किस तरह कौन से सेक्टर ने किस तरह का रोल प्ले किया, और किस सेक्टर में हमारे कितना उसका वेटेज है हमारी मतलब इकोनॉमी में। जो नेशनल इनकम है उसमें क्या वेटेज रहता है, जीडीपी हमारी किस पे ज़्यादा डिपेंड करती है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा फला फूला, कौन सा सेक्टर फला फूलना चाहिए था। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी किस सेक्टर में जो है अधिक स्किल वाली लेबर की ज़रूरत पड़ती है, किस सेक्टर में कम स्किल वाली लेबर की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में बात करेंगे। ये सब कुछ डिस्कशन जो होगा वो एसएससी के जो सीजीएल का जो पेपर 3 है उसको लेकर ही, उसको उसके सिलेबस को उसके दायरे में रहकर ही हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर ज़्यादा, वैसे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा इसको पढ़ना। लेकिन हम इसको जो एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, साथ में वो भी हम कवर करेंगे। साथ में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी में से इस एग्ज़ाम में आए हुए पेपर 3 में, तो उनको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मतलब फुल एक बढ़िया कवरेज लेंगे हम एसएससी के। जो ये पेपर 3 का जो डब्ल्यूओ के लिए पेपर होता है वो, उसका हम अच्छे से फुल कवर करेंगे। फिर अगर हम आगे बात करें तो देखिए, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की के बारे में हम जानेंगे। इसमें कंसेप्ट्स क्या हैं, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, मतलब मेज़र करते हैं, वही बात है। तो उसको हम जानेंगे कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, और किस किस तरह से जो है हम उसको जीडीपी, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, उनको हम सीखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फिर आगे बात करते हैं पॉपुलेशन की, कि इंडिया मतलब किस तरह से इंडिया में, या फिर इंडिया में देखें कि किस तरह से जो है पॉपुलेशन ने किस तरह से एक रोल प्ले किया है इंडियन इकोनॉमी को देखते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए। आपको पता ही है कि हम जो है चाइना को ओवरटेक करने जा रहे हैं पॉपुलेशन के एरिया में, देखा जाए तो उसको भी हम देखेंगे कि ये इसका साइज़ क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, और इसका जो क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इसके प्रभाव क्या हैं इंडियन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर क्या क्या प्रभाव हैं, तो उसको हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का लेके। तो हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पावर्टी की, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कॉजेज टाइप्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या हैं, कॉजेज क्या हैं, ठीक है ना। और डिफरेंट कर्व्स हैं जो, जैसे मतलब अगर देखें तो मतलब विशेष साइकिल ऑफ पावर्टी है, तो उसको हम स्टडी करेंगे। और बहुत सारे जो रिलेशन क्या क्या रहता है पावर्टी में, इनएम्प्लॉयमेंट में, तो इसको भी हम देखते हुए इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा मेजर टॉपिक आ जाता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक देखेंगे तो आप एनर्जी को दे के बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन को लेके बात करेंगे, कम्युनिकेशन को लेके बात करेंगे कि हमने एनर्जी में क्या क्या प्रोग्रेस की है, ट्रांसपोर्टेशन में हमने जो क्या प्रोग्रेस की है, कि जैसे कि देख रहे हैं अभी जो है नए नए रोड्स बन रहे हैं, ठीक है ना, और एनएचएआई बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जो कि एक बहुत ही
बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी को आगे ले जाने में। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो हमारे जो हमारी जो स्पीड है ना, किसी भी मतलब एक जगह से लेकर दूसरी जगह सामान पहुंचाने की, ठीक है ना, तो वो अच्छी रहेगी और समय कम लगेगा तो जल्दी काम हो जाएगा। तो जल्दी काम होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। और जैसे कि अभी देखें तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हमारे बड़े बड़े जो पोर्ट्स हैं उनको डेवलप कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो वेटिंग टाइम होता है किसी भी शिप को किसी पोर्ट पे जब सामान उतारना होता है तो उसको बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं, बड़ी बड़ी क्यूज़ में उनको रहना पड़ता है। तो अगर जल्दी से कोई भी शिप आया उसको लोड कर देंगे और या अनलोड कर देंगे तो टाइम बचेगा। तो उसको भी देखते हुए जो है उस अगर जितना कम टाइम लगेगा उतना ही हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। और हमारी कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हम एक जगह दूसरी जगह बात करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मतलब एक सिक्योरिटी में भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन का रोल रहता है, एनर्जी का रोल रहता है। हमारे यहाँ भी देखा आपने पीछे देखा होगा कोरोना टाइम पे कि कोल क्राइसिस की बात हुई थी चाइना में। देख रहे हैं आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में देखें तो आपने बहुत बड़ी क्राइसिस को फेस करके हम आगे निकले हैं, किसी न किसी से प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से रशिया यूक्रेन वार, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को देखें, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, वो जितना भी सब चीज़ें जो हैं वो डैमेज हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो उसका फ़र्क जो है कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल लेवल पे पड़ रहा है। क्योंकि इवेंट ग्लोबल लेवल की इवेंट है तो उसका फ़र्क पड़ेगा ही, क्योंकि दोनों ही बहुत ही बड़े मतलब साझीदार हैं इंडिया के। तो खासकर देखें तो हम हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अभी मतलब हम रशिया से काफ़ी कुछ इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी भी इंपोर्ट करते हैं हम वहाँ से। तो उन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ठीक है ना, पोर्ट अच्छे होंगे, पोर्ट्स पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हैं वो अच्छी होंगी, ठीक है ना। वो एडवांस टेक्नोलॉजी जो आज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो होंगी तो कहीं ना कहीं जो है हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। और हम आगे बढ़ भी रहे हैं, ठीक है ना। हमारा जो टारगेट है कुछ मतलब ट्रिलियन अचीव करने का किसी टाइम फ्रेम में, तो वो उसको भी हम देखे बात करेंगे इसके बारे में भी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या हुए इंडिया में, जैसे कि आपको पता है कि एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स हुए, डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया चल रही है अभी एयर इंडिया का हुआ, उससे पहले एलआईसी की बात चल रही थी और बीपीसीएल की बात चल रही है। तो उसको लेके भी क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान नुकसान है और क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं, कौन कौन से जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और उनका क्या जो 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए उनका क्या, वो क्यों हुए, ज़रूरत क्या पड़ी उनकी कि रिफॉर्म्स करने पड़े हमें, और उनका प्रभाव क्या रहा और उनको उनका सक्सेस रेट क्या रहा, कि वो सक्सेसफुल रहे या नहीं रहे, उनको और किस तरह से और भी कुछ तरीके थे या और भी कोई उसमें मतलब रिफॉर्म्स हो सकते थे, क्या हम उसमें कर सकते थे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। बट हमारा जो दायरा रहेगा वही रहेगा जो जब डब्ल्यू एग्ज़ाम को लेके जितनी ज़रूरत है उतना हम जो है उसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहता है वो रहता है मनी एंड बैंकिंग को लेकर आ जाता है कि जैसे हमारा सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो हमारी आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है आरबीआई और फिजिकल पॉलिसी लेके आता है हमारी गवर्नमेंट लेके आती है। तो क्या क्या इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, उसमें आरबीआई का क्या रोल रहता है और जो अदर बैंक्स हैं हमारे पास, जो कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर आरआरबीज हैं या फिर पेमेंट बैंक्स हैं, तो उनका क्या वो क्या रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर बजट की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बजट रह जाता है हमारा। तो बजट की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसके प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। संविधान में क्या दिया गया है, संविधान में बजट को क्या कहते हैं, तो ये भी एक, क्योंकि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का यूज नहीं होता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से जो है प्रोविजंस हैं, कहाँ कहाँ पे
इसके बारे में बात की गई है। फिर फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, बीओपी जिसे बोलते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर एक एक्ट आया था FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में, तो उसके उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में हम देखेंगे। और फिर हम रोल ऑफ आईटी, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, देखें हम तो अच्छा टॉपिक है रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस। तो आजकल हो भी रहा है, डिजिटल क्रांति वैसे ही चल रही है, और हमारा देश कहीं ना कहीं आईटी फील्ड में जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है दूसरे देशों को, विदेश में। तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। मतलब हम देखिए, कहने का मतलब ये है कि हम पूरा जो भी ये सिलेबस है जो मैंने आपको बताया, तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। और हमारा जो कहीं ना कहीं जो हमारा ये रहेगा, मतलब जो हमारा दायरा रहेगा वो SSC एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए रहेगा। क्योंकि वैसे पढ़ने को तो बहुत ही मतलब ब्रॉड में पढ़ा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अच्छे टॉपिक हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इकोनॉमी के बारे में, अपनी गवर्नेंस के बारे में। तो और साथ में जो है अकाउंटिंग, कुछ बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं, जो जनरल कंसेप्ट हैं, उसके बारे में भी जो है, और एक नॉर्मल बंदे को भी रहना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा बैच जो है कल से, मतलब हम कल से इसको स्टार्ट कर देंगे, और हमारा टारगेट रहेगा कि 2 महीने में इसको जो है कंप्लीट किया जाए। तो तब तक के लिए देखते रहिए, और आपको डेली शाम को 8 बजे इसकी क्लास मिल जाएगी टॉपिक वाइज। जुड़े रहिए स्टडी विद लोकेश, SSC एंड UPSC यूट्यूब चैनल से, और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लोग और भी लोगों को पता चले कि हाँ, यहाँ पे हम जो है ये कोर्स कवर करने जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।